चलो ओम्स लॉ बता दिए थे, है ना। देखो ओम लॉ क्या है? जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया जिसे ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं, है ना। उसने क्या दिया था? किसी भी कंडक्टर को जब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट बने नियत ताप पर अगर टेम्परेचर चेंज ना करे उसे कांस्टेंट टेम्परेचर कहते हैं। तो किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसमें प्रवाहित धारा बने विद्युत धारा के डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? प्रोपोर्शनल। तो यही ओम्स लॉ दिए थे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक उसने कांस्टेंट पुट किया था, है ना। इसलिए V इक्वल टू IR। V इक्वल टू IR। अब देखो इधर ये I R बराबर क्या लिखेंगे? V अपॉन I। तो ये तो उसने ओम्स ने नियम दिया। तो दिक्कत समझ में। अब इसके वेरिफिकेशन के लिए क्या करने के लिए? वेरिफिकेशन के लिए उसने क्या किया? एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? जिसे वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। जिसमें एक क्या किया? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लिए, ये बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, इस तरीका से एक सीरीज में एमीटर जोड़ दिया। सीरीज में क्या जोड़ दिया? एमीटर। और इसी के पैरेलल में क्या जोड़ दिया? पैरेलल में क्या जोड़ दिया? एक बल्ब जोड़ दिया और इसके पैरेलल में क्या जोड़ दिया? वोल्ट मीटर। क्या जोड़ दिया? वोल्ट मीटर। तो पैरेलल में वोल्ट मीटर जोड़ दिया, सीरीज में क्या जोड़ दिया? एमीटर। और एक रेगुलर रीडिंग लिया, रेगुलर इंटरवल पे रीडिंग लिया और रीडिंग लेके एक कॉपी पर उस रीडिंग को नोट किया। ठीक है, V और I। तो जब I 2 एम्पियर है तो मान लिया जो पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट है। क्या वोल्ट है? 50 वोल्ट। अगर ये 4 करते हैं तो ये 100 वोल्ट हो जाता है। माने ये कुछ भी आता है मतलब इस रेशियो में बढ़ता है ना। जब ये 6 एम्पियर हो गया तो ये 150 हो गया, जब ये 8 एम्पियर हो गया तो 200 हो गया। इस तरीका से उसने रीडिंग लिया। किसने? ओम साहब ने, है ना। हाँ, अब ये रीडिंग के आधार पर अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग के आधार पर उसने एक VI का ग्राफ ड्रॉ किया। VI का ग्राफ ड्रॉ किया जिसमें बाई एक्सिस पर देखो इधर ये हो गया तुम्हारा बाई एक्सिस, ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इस V और I का V को कौन सा एक्सिस पर लिया? बाई एक्सिस पर। और I को कौन सा एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर। तब देखो इधर ये यहाँ पे तो 0 0 है। क्या है? 0 0। ये 2 एम्पियर, ये I इन एम्पियर, ये इन वोल्ट, ये 4 एम्पियर, ये 6, ये 8, ये 10। इस तरीका से इधर 0, ये 50 वोल्ट लाइन के इधर लिखा जाता है, ये 100 वोल्ट, 150, 200, 250। इस तरीका से हम रीडिंग कर लिए, मैंने नोट कर लिए। अब इसको प्लॉट करेंगे। ये क्वाड्रेंट ज्योमेट्री पढ़ाए होंगे। अब 2 का 50, 2 को लेके जाएंगे 50 पर, पॉइंट यहाँ हो जाएगा। 4 को लेके जाएंगे 100 तक, 4 को ले जाएंगे 100 तक, मिला पॉइंट यहाँ हो जाएगा। 6 तक ले जाएंगे 150, यहाँ हो जाएगा। और 200 यहाँ हो जाएगा। और जब हम लाइन खींचेंगे तो एक सीधा लाइन हमको स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। तो जैसे ही स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुआ V बटा I का ग्राफ, मतलब ये कांस्टेंट है। क्या है? देखो इसको भी काटो तो 25 बटा 1 आएगा, इसको भी काटो 25 बटा 1 आएगा, इसको भी काटो 25 बटा 1 आ जाएगा, इसको भी काटो तो 25 बटा 1 आएगा। माने यहाँ पे V बटा I मतलब क्या हो गया? 50 बटा 2 बराबर 100 बटा 4 बराबर 150 बटा 6 बराबर 200 बटा 8। कुछ भी करोगे तो 25 आएगा और 25 को बोला गया R। इसी को क्या बोला गया? 25। इसका ये साइड दिया गया ओम। कैसे दिया गया? और ये फिक्स वैल्यू है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, आगे जाके बताएंगे। या देखा होगा रेजिस्टेंस के 2 प्रकार के होता है। एक होता है जो नॉर्मल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस फिट कर दिए उतना ही ओम उसका वैल्यू होगा। लेकिन एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी होता है। बहुत सारे डिवाइसेज में वेरिएबल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल, वेरिएबल जो अपने मन से वोल्टेज और फ्लक्चुएशन के अनुसार अपना जो मान है वो बदलते रहता है, उसे कहेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का एक और नाम है बेटा, क्या नाम है? रिओस्टेट कहते हैं उसे। क्या कहते हैं?
रेजिस्टेंस को जनरली ये देखो इस सिंबल से दिखा, ऐसे करके ऐसे 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 ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे करके एक तीर का निशान काट देंगे हम। तो जहां भी ऐसा रहेगा ये रियल स्टेट है, अगर ऐसा रिप्रेजेंट किया जाएगा तो रेजिस्टेंस है। तो दिक्कत। और बहुत सारे जो अप्लायंसेस यूज करते हैं, बल्ब, फैन, ये सब को कभी कभी अप्लायंसेस को भी रेजिस्टेंस के तौर पे कभी हम सूचित करते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। ये सब में रेजिस्टेंस होता है। तो ये सब तुमको बता दिए थे। अब तुमको कल भी ये भी बताए थे कि ये जो तुमको लाइन आया स्ट्रेट लाइन, इसे हम क्या बोल दिए, ओम का नियम सही है। क्यों है ना? कि हम मैथ में पढ़ चुके हैं कि लीनियर इसमें टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन क्लास 9 में पढ़े हैं इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल पढ़े हैं। तुमको याद नहीं है, तुमको 9 में पढ़े, 9 में चैप्टर है मैथ का, देखो किताब से बाद लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है ना। इसका जो ग्राफ होता है ना, यानी ग्राफ ऑफ लीनियर टू वेरिएबल इन स्ट्रेट लाइन, और जो होता है स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन ही आया, इससे हमको ओम का नियम का सत्यापन करने में मदद मिली। अब कहोगे कि सर यहाँ रेजिस्टेंस वेरिएबल कौन कौन है, तो वेरिएबल कौन कौन है, भी वेरिएबल है और आई वेरिएबल है। दो वेरिएबल है ना, भी बदल रहा है और आई भी बदल रहा है। तो ये भी जब अब ये हो गया इक्वेशन, तो भी बराबर आई है। लीनियर टू वेरिएबल का तरह क्या है, इसका लाइन स्ट्रेट लाइन आ गया। जैसे ओम का नियम क्या है, सही है। और ओम का नियम हमेशा एग्जाम में आता है, और अगर ये नहीं आया तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। क्या आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे। और नहीं तो इसको स्टेटमेंट लिखने के लिए आएगा, और नहीं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। और न्यूमेरिकल तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इसके बिना बनेगा ही नहीं। ओम के नियम के बिना न्यूमेरिकल्स बनाना मुश्किल है इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहाँ से 3 नियम होगा, V बराबर आई आर, तो I बराबर V बटा R, और R बराबर V बटा, ये 3 फार्मूला यहाँ से काम करेगा। जब V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस, और I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे V का यूनिट क्या होगा, वोल्ट, I का यूनिट क्या होगा, एम्पियर, R का क्या यूनिट होगा, ओम। उम्मीद है समझ में आ गया, कॉपी कर लिया है सब, कहीं तो दिक्कत नहीं है। बिठाने वाला कहा गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में परेशानी? आप देखो, अब तुमको कल बताया था रेजिस्टेंस क्या चीज है। रेजिस्टेंस तुमको बताया था किसी भी सब्सटेंस का वह प्रॉपर्टी है, वह गुण है, जिसके कारण वह करंट फ्लो के क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है। दिखा था रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस व्हिच अपोज माने विरोध करना, टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन्होंने रेजिस्टेंस बताया था। रेजिस्टेंस ऐसे, ये भी तुमको अगर परिभाषा तुमको ये याद नहीं रहा, क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू इलेक्ट्रिक करंट। नहीं देखो ना, अभी आया था ना ओम्स लॉ के, R बराबर V बटा I। यहां से भी इसका डिफरेंस लिख सकते हो। रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और ऐसे तुमको नॉर्मल मैं जो परिभाषा बताया लिखना है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय व्हिच इट अपोजेस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब आते हैं इसी का अपोजिट। जैसे प्रत्येक आदमी में अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है, बुराई होती है तो अच्छाई भी होती है। तो कितने भी सब्सटेंस है उसमें अगर रेजिस्टेंस है, माने विद्युत को रोकने का क्षमता है, तो विद्युत को प्रवाहित होने का भी क्षमता होगा। तो किसी भी सब्सटेंस में 2 गुण होगा, एक कंडक्टेंस और एक रेजिस्टेंस। तो एक कंडक्टेंस होता है, क्या होता है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या चीज होता है, कंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो अलाउ करता है, आज्ञा देता है कि जाइए इलेक्ट्रॉन लेके जाइए यहाँ पे, ठीक है। अब तुमको कितना बार पता है, शायद याद नहीं होगा, किसी भी सॉलिड में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल के लास्ट ऑर्बिटल 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस से इसका बॉन्ड कमजोर होता है, न्यूक्लियस से इसका बॉन्ड क्या होता है, कमजोर होता है। और ये किसी को दान देने के लिए ही होते हैं, कि एक इलेक्ट्रॉन वाले को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वाले को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 वाले को 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इससे बढ़िया है कि एक वाला एक को दे दे, 2 वाला 2 को दे दो, 3 वाला 3 को।
तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसको कहा जाता है ना। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए आसानी से क्या करते हैं, ये चार्ज को कैरी करके, इलेक्ट्रॉन को कैरी करके एक जगह दूसरा जगह लेके जाते हैं, इसलिए मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। तो जितने भी सॉलिड है जिसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे तो करंट कंडक्टर नहीं होगा। जो भी कंडक्टर होगा उसमें सॉलिड के फॉर्म में उसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में चार्ज कैरियर आयंस होते हैं। क्या होते हैं, आयंस। ये याद रखो, सॉलिड में ठोस होता है, लाखों में बताया है ना। सॉलिड में क्या होते हैं, चार्ज कैरियर, चार्ज बने आवेश, कैरियर में ढोने वाला, कैरियर में ढोने वाला, चार्ज कैरियर। क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, जो जनरली मेटल्स में होते हैं, नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए जनरली वो इंसुलेटर होता है। क्या होता है, और लेकिन लिक्विड के केस में क्या होगा, लिक्विड में जो चार्ज कैरियर होते हैं, है ना, लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में होगा फ्री आयंस। क्या होगा, अगर जिस लिक्विड में आयंस नहीं बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस नहीं बनेंगे, वो उससे करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे डिस्टिल वाटर में करंट फ्लो नहीं होता है, काहे कि उसमें आयंस नहीं टूटते हैं। लेकिन जो तुम्हारा कल वाला पानी, चापाकल वाला पानी, उसमें क्या होते हैं, साल्ट की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है, मैग्नीशियम साल्ट होते हैं, पोटेशियम साल्ट होते हैं, कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट होते हैं पानी में, ठीक है। और उसी साल्ट प्रेजेंट होने के कारण जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो जो साल्ट है ना, उसमें पॉजिटिव आयंस अलग होते हैं, नेगेटिव आयंस अलग हो जाते हैं और चार्ज को फ्लो करने में मदद करते हैं। समझ में आ गया। तो कंडक्टेंस किसे कहते हैं, कंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी बाय विच एनी सब्सटेंस अलाउड टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस का साइड क्या होता है, ओम होता है ना। कंडक्टेंस का देखो OHM रेजिस्टेंस का होता है, इसका होता है C बराबर, C से रिप्रेजेंट करें तो इसी का उल्टा OHM, तो उल्टा क्या हो जाएगा, MHO हो जाएगा, मूव। कुछ का समझ में, सिंबल, इसका सिंबल ऐसा होता है, इसका सिंबल ऐसा हो जाएगा, ये कंडक्टेंस हो जाएगा। चल हम एक चीज और बताए थे, रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, किन किन बातों पे डिपेंड करता है ना। तो रेजिस्टेंस मैंने बताया था किताब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टेन, रेजिस्टेंस 3 बातों पे डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू क्लास, लेकिन मेरे अनुसार से 4 बातों पे डिपेंड करता है। कितने बातों पे डिपेंड करता है, तो फैक्टर्स, देखो फैक्टर्स ऑन विच, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ये शायद कल लिखाया नहीं था, मैं नहीं लिखा था ना। तो हेडिंग लिखो, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, ठीक है। हेडिंग फैक्टर्स पहले समझ लो, उसके बाद लिखना। सबसे पहले क्या होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तीसरा क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। और चौथा होता है टेम्परेचर। ये 4 बातों पे डिपेंड करता है। तो देखो किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस लेंथ के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, मतलब लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं रेजिस्टेंस। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर, टेम्परेचर के केस में ये थोड़ा सा अलग होते हैं। मेटल के केस में एलिमेंट 3 प्रकार के ना, मेटल, नॉन मेटल, मेटल ऑइड। तो मेटल के केस में क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर घटेगा तो मेटल रेजिस्टेंस भी घटेगा। लेकिन यही जो फेनोमेनन है मेटलॉइड के केस में उल्टा हो जाता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा और टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो दिक्कत, तो लिखो, देखो देयर आर जनरली 4 फैक्टर्स, there are generally 4 factors, there are generally 4 factors on which resistance depends, on which resistance depends. There are generally 4 factors on which resistance depends.
पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर, पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर लिखे रह देगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर लिखे रह देगा। देखो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is directly proportional to resistance of conductor is directly proportional to resistance of conductor is directly proportional to length of the conductor, length of the conductor। देखो that is mathematically लिखेगा, that is mathematically R directly proportional to L, ये लिखेगा। that is का सिंबल होता है ऐसा देखे की दे देना, that is होता है, इसको करते हैं क्या करते हैं, that is लिखने का जगह ऐसा सिंबल दे देना, that is होता है। that is mathematically R directly proportional to L, directly मतलब जब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is inversely proportional to inversely proportional to cross sectional area of the conductor। Inversely proportional to cross sectional area of the conductor, इसको लिख दिया था ना, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इक्वल 1, दूसरा लिखेगा दैट इज मैथमेटिकली R, ये लिख देगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 are proportional to L upon A, are proportional to L upon A। अब तो बार बार बताया वो जहाँ भी प्रोपोर्शन आएगा उसके लिए कांस्टेंट के द्वारा उसको रिप्लेस किया जाता है। तो यहाँ इसको लगेगा R बराबर, और इसको रो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा, रो L बटा A लिख लेगा, रो L बटा A, R बराबर रो L बटा A है नहीं, फ्रॉम ये फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बटा A है ना, R बराबर रो L बटा A। देखो हियर रो इज ए कांस्टेंट, इसको रो पढ़ते हैं, देखो ऐसे पी नियर है ना, इसको R H A और रो पढ़ेंगे, जहाँ रो इज ए कांस्टेंट, वेयर रो पी नियर रहेगा, रो इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट ठीक है। नीचे पॉइंट लिखेगा रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रो का सिंबल है बेटा, रो का सिंबल देकर लिखना, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रो इज ए कांस्टेंट, अगला लाइन देखे रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी लिख लिया। अगला पॉइंट देखे SI ऑफ रेजिस्टिविटी इन ओम मीटर, SI ऑफ रेजिस्टिविटी इन ओम मीटर, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी मतलब रो इन ओम मीटर, सिंबल ऐसा ओम मीटर।
दिया। अच्छा, रेजिस्टिविटी इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये पॉइंट लिख लो। रेजिस्टिविटी इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। Resistivity is also called a specific resistance. जरूर नहीं दिया ना, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगला पॉइंट लिखो, टेम्परेचर अति रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर। देखो डैडी मैथमेटिकली ये लिख देगा फॉर्मूला आर टी, आर रजिस्टर पे खोजेंगे बराबर आर नॉट, आर मतलब आर नॉट इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल रेजिस्टेंस, आर नॉट बने इनिशियल टेम्परेचर है ना, प्लस अरे आर प्लस करें आर नॉट इनटू आर टी बराबर आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट लिख लेगा, फॉर्मूला लिखेगा आर टी, इस टी को ब्रैकेट हटा दो, खाली टी लिखो, आर टी बराबर आर नॉट, टी बराबर आर नॉट इंटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट ब्रैकेट 1। हाँ जीरो टी उसको नॉट पढ़ते हैं। अब नीचे लिखो वेयर आर टी बराबर, ये आर टी क्या चीज है ना, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट गिवन टेम्परेचर, रिक्वायर्ड टेम्परेचर, सॉरी आर टी ऐसे नहीं, टी नीचे लिखो, नीचे आर टी बराबर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर। आर टी बराबर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर। आर टी बराबर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर। आर नॉट लिखो, दूसरा में आर नॉट बराबर इनिशियल शुरुआत, इनिशियल जानते हो ना, नहीं जानते हो हिंदी लिख लो, इनिशियल शुरुआत, शुरू का, स्टार्टिंग कंडीशन का। आर नॉट बराबर इनिशियल रेजिस्टेंस, अल्फा लिखो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इनिशियल रेजिस्टेंस, अल्फा वाला लिखो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टी बराबर लिखो रिक्वायर्ड टेम्परेचर, टी बराबर रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड टी नॉट लिखो इनिशियल टेम्परेचर अगला 4 मार्क लिखो, इन द केस ऑफ मेटल, if we increase the temperature, if we increase the temperature, comma, resistance will be also increased.
also increase and vice versa. VICE and vice versa. vice versa समझते हो ना? अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। समझा रहा क्या? So देखो, in the case of semi-metal, in the case of semi-metal or metalloid, in the case of semi-metal or metalloid, if we increase the temperature, comma, resistance will decrease. If we increase the temperature, resistance will decrease, and vice versa. क्लियर? अगला पॉइंट देख लिखो। और ये सिलेंड्रिकल वायर, पैराग्राफ चेंज करके, और ये सिलेंड्रिकल वायर, और ये सिलेंड्रिकल वायर, और ये सिलेंड्रिकल वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सर्किल, ये क्रॉस सेक्शन इज सर्किल, सॉरी, और ये सिलेंड्रिकल वायर क्रॉस सेक्शन इज सर्किल, सिलेंड्रिकल वायर का क्रॉस सेक्शन सर्किल होगा। ठीक है? जनरली तार कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है ना, इसलिए सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल जानते हो ना? नहीं जानते तो लिख लो, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, कहीं जरूरत पड़ जाएगी इसमें। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, नीचे ब्रैकेट में तो डी बराबर आर बाई 2, सॉरी आर बराबर डी बाई 2, आर बराबर डी बाई 2, पता है ना? ब्रैकेट में लिख लो पाई का मान 5/7, नहीं जानते तो लिख लो पाई का मान 5/7 या 3.14, और आर तो रेडियस है। अगला पॉइंट लिखो, और एक क्यूबिकल वायर, क्रॉस सेक्शन इज स्क्वायर, और एक क्यूबिकल वायर क्रॉस सेक्शन इज स्क्वायर। अगला पार्ट देखिए, और एक क्यूबाइडल वायर, क्रॉस सेक्शन इज रेक्टेंगल। इतना से ज्यादा तार का क्वेश्चन नहीं आएगा। और एक क्यूबाइडल वायर क्रॉस सेक्शन इज रेक्टेंगल। एरिया स्क्वायर नहीं जानते कोई? साइड स्क्वायर होता है, नहीं जानते लिख लो, एरिया स्क्वायर साइड गुना साइड, एरिया रेक्टेंगल लेंथ गुना ब्रेथ, नहीं जानते हो? मैं तो लाखों बार पढ़ाए होंगे। अगला पार्ट देखो, रेजिस्टिविटी ऑफ सम इंपॉर्टेंट मटेरियल। किताब में देख के लिख सकते हो, क्या किताब में है, ये देखो चार्ट, ये पूरा नहीं लिखना है, मैं जिसका इसमें बोलता हूँ उसी को लिखना है। देखो रेजिस्टिविटी ऑफ सम, जो जरूरत पड़ता है, जनरली कॉपर की जरूरत पड़ता है, कोई जरूरत पड़ता है, कहीं जितना भी हमको इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा इस्तेमाल क्या करते हैं? कॉपर का करते हैं। कॉपर में जो रेजिस्टेंस होता है ना, मात्र 33% होता है, कितना? और 67% कंडक्टेंस होता है, इसलिए चीप एंड बेस्ट होता है, पाया जाता है बहुत बड़ी मात्रा में, तो सस्ता होता है। सिल्वर देखो, सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, 95% कंडक्टेंस होता है, 5% ही रेजिस्टेंस होता है, लेकिन फिर भी सिल्वर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिल्वर का ना इस्तेमाल करने का बहुत सारे रीजन है। पहला, बहुत महंगा है, अगर तार लगाएंगे बाहर ओपन वायर तो चोट काट के लेकर भाग जाएगा। अब पता है अभियान के अभियान फिर टुल्लू छुट्टी हम लोग को हो जाएगा, बस जानेगा है नहीं बॉल, समझ गए ना? हाँ, इसलिए कॉपर का वायर है ना, सोचे से पहले क्या करता है? सोचता है कि काले की तरह काले जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? और एक चीज और है, सिल्वर में एक और कमियां है, ठीक है? पता है ना, जो ज्यादा सुंदर लोग होता है ढेर में दाग होता है उसमें, देखा ज्यादा सुंदर लगेगा ना, और ढेर बड़ी बीमारी देख रहेगा अंदर अंदर। तो इस तरह सिल्वर में क्या होता है? वो जब करंट प्रोवाइड करेंगे ना, तो करंट का एक और इफेक्ट होता है जो आगे पढ़ाएंगे, हीटिंग इफेक्ट। किसी भी चीज से करंट प्रोवाइड करोगे तो गर्म होगा वो, तो गर्म होने के बाद पिघल जाएगा, सिल्वर जल्दी पिघलेगा कॉपर के अपेक्षा, कॉपर लेट से पिघलेगा, इसलिए ज्यादातर इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है ना, इसलिए याद रखना
और कहीं कहीं तो बाहर से जब तार ले जाना हो, जब लंबा तार ले जाना हो तो कॉपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो बिक जाएंगे हम, है ना। जैसे मान लीजिए चंडी से मेरा का घर तक हमको लाइन तारना हो तो कॉपर के लेके जाएंगे ना, पता चलेगा कि बिक गए हम, है ना। तो क्या करेंगे उसमें एल्युमिनियम का तार इस्तेमाल करता है। पूरा दुनिया में ये पूरे पृथ्वी पर एल्युमिनियम बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विश्वास नहीं होता होगा, कहीं हमारे घर में भी एल्युमिनियम नहीं है, दोनों घर में एल्युमिनियम नहीं है। एल्युमिनियम खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ता है। अब पूरे पृथ्वी पर एल्युमिनियम सबसे ज्यादा मात्रा में, पता है तुमको? विश्वास होता है? ये पता है ज्योग्राफी में नहीं पढ़े हो कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं जी? मानते सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल नहीं, सियाल, SIL, सियाल। मैं बता रहा हूँ ना, टॉप लेयर को कहते हैं सियाल, जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम, SI फॉर सिलिकॉन, AL फॉर एल्युमिनियम। इसलिए एल्युमिनियम बड़ी मात्रा में पाई जाती है। इसके नीचे जो दूसरा लेयर होता है ना, उसको कहते हैं सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और इसके सबसे नीचे जो लेयर है, जो कि जनरली मोल्टन फॉर्म में है ना, कोर, पढ़े हो ना, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर का नाम, दूसरा नाम है नीपे। क्या नाम है? नीपे, सियाल, सीमा, नीपे, जिसमें निकेल और फेरस पाया जाता है, लेकिन वो पिघला हुआ फॉर्म में है। तो सबसे टॉप लेयर में क्या होता है? सिलिकॉन है, एल्युमिनियम सबसे ज्यादा मात्रा पाया जाता है। अब सोचो एल्युमिनियम तुम्हारे घर में कितना कोड़ लो, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो एल्युमिनियम बहुत सस्ता होता है, पृथ्वी में बहुत ज्यादा पाए जाने का है। इसलिए मेगा के घर कौन सा सोची तारेंगे? एल्युमिनियम का वायर तारेंगे। और सरवा भी दिए है, जिस टोका फंसा के बेचारी लाइन जलाती होगी और लाइन का जब आनंद लेती होगी और मोबाइल चार्ज करती होगी और आराम से यूट्यूब का, तो ये चीज है। सब जगह आगे लिखे। हाँ, तो क्या से लिखा है? हाँ, रेजिस्टिविटी ऑफ सम इम्पोर्टेंट मटेरियल। देखो सिल्वर का 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। हाँ, लिखने का तो अच्छी बात है, लेकिन हम चारों को लिखाएंगे। 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। देखो 1.6 × 10⁻⁸ -10⁻⁸ ओम मीटर। कॉपर लिखो 1.62 × 10⁻⁸ ओम मीटर। एल्युमिनियम लिखो, हाँ एल्युमिनियम लिखो 2.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। और आयरन लिखो 10.0 × 10⁻⁸ ओम मीटर। सब पे -8। अच्छा, कभी देखे हो इधर तुम लोग जाड़ा में देखे होंगे, हम लोग हीटर तापते हैं, उसमें कुंडली नाइक्रोम का रहता है, समझे कि नहीं? हीटर नहीं देखे हो? हीटर में कुंडली रहता है, कुंडली स्प्रिंग नहीं रहेगा, नाइक्रोम का बना रहता है, बुझी का? तो सब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, सब रेजिस्टेंस बहुत बुझी होता है। में जो भी जो सब्सटेंस है जो हीट प्रोड्यूस करेगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, याद रखना। क्या होगा? आगे जाकर पढ़ाएंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल ने एक नियम दिया था, हीट कोई भी सब्सटेंस में करंट फ्लो करेंगे तो हीट होगा, तो हीट का नियम दिया था। उस फार्मूला क्या है? H = I² RT। I² जिसमें जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा जितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, तो ठीक है। तो इसलिए नाइक्रोम में, टंगस्टन में, इस सब में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए वो हीटिंग मटेरियल के हीटिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला चीज देखो ना, थोड़ा सा 2 मिनट। रेजिस्टेंस जैसे अभी देखो, हमारे यहाँ 5 ओम का रेजिस्टेंस है और चाहिए हमको 50 ओम। अब क्यों चाहिए? ध्यान देना, V = IR, V = IR। देखो यहाँ पे V क्या है? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा और अगर करंट सेम आ रहा है बाहर से, जो लाइन का जो करंट है सेम आ रहा है, लेकिन हमको वोल्टेज चाहिए 200 है, तो क्या करेंगे? रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं ना, तो रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो वोल्टेज मेरा बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस वोल्टेज मेरा बढ़ जाएगा। समझ में आया? देखते हो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोबाइल खरीदते हैं, क्या करते हैं? सभी देखो कंपनी को मैंने मोबाइल का बनाने का तरीका बना दिया और सभी लोग कंपनी का मोबाइल बना रहा है और चार्जर बना रहा है चार्ज करने के लिए। तो चार्जर क्या करता है?
चार्जर देखे हो? चार्जर को प्लग हम लाइन में खोजते हैं, तो लाइन में बाहर से लाइन कितना आ रहा है? इंडिया में जो होता है वोल्टेज 220 वोल्ट सप्लाई होता है डोमेस्टिक। कितना होता है? डोमेस्टिक जो सप्लाई होता है 200 से 220 वोल्ट सप्लाई होता है। और करंट ध्यान दे, है ना? और करंट का सप्लाई होता है 5 एम्पीयर। कितना? डोमेस्टिक, है ना? बिजली दो प्रकार का सप्लाई होता है इंडिया में, एक डोमेस्टिक और एक इंडस्ट्रियल। तो डोमेस्टिक जो होता है 220 वोल्ट 5 एम्पीयर। जितना भी पलक उलक खरीदते हो ना, देखना होगा पलक स्विच खरीदते होगे तो लिखा होगा 220 वोल्ट और 5 एम्पीयर। मैंने 220 वोल्ट तक चल सकता है बेचारा और 5 एम्पीयर तक चल सकता है घर वाला। लेकिन जैसे इंडस्ट्री में लगाएंगे ना, तो इंडस्ट्री में सप्लाई होता है 440 वोल्ट 10 एम्पीयर। हाँ, उससे बड़े बड़े मशीन चलते हैं, प्रेस मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन 440 वोल्ट से चलते हैं और 10 एम्पीयर करंट सप्लाई होता है। कोई दिक्कत समझ में आया? तो अब हमको वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो वो क्या करता है? देखो इधर चार्जर घुसा दिए प्लग में, तो वहां तो 220 वोल्ट है, लेकिन ये जो तरवा से हमको मोबाइल में जो घुसाते हैं वहां हमारा 1.5 वोल्ट आता है। कितना आता है? 1.5 वोल्ट। अगर 220 वोल्ट आए तो मोबाइल जल के गुस्सा हो जाएगा। नहीं, अरे इतने नहीं, तो गॉड में विश्वास है ना, तो चार्जर घुसा के ये जो पिनवा घुसाता है ना चार्जर, उसको छूना कुछ नहीं करने मारेगा, लेकिन गलती से चार्जर फिर मारता है। नहीं मारता, बोले पता है सब, तो पता हम तुझे मारता है, हम तो करके दिखा देंगे एक्सपेरिमेंट। और क्या? लेकिन अगर जो जिसमें प्लग होते ना, उसमें तुमको काटी लेके जाना लोहा का और दोनों पकड़ के घुसाना, देखना करंट मारेगा। 220 वोल्ट है, शॉक तुम्हारा बड़ी रजिस्ट। तो वो जो घटाया मैंने, क्या था ना, घटाया मैंने 220 वोल्ट को कितना में चेंज किया? 1.5 वोल्ट में। तो कौन से किया? ये रेजिस्टेंस घटा बढ़ा के करते हैं। रेजिस्टेंस घटा देंगे, कहीं करंट तो सेम ही आ रहा है क्या जी? तो वोल्टेज हमको कम चाहिए, क्या करते हैं? एक ही तो बदल सकते हैं, रेजिस्टेंस को ही घटा बढ़ा सकते हैं। समझ में आया क्या? तो इस रेजिस्टेंस को घटाने बढ़ाने का तरीका है, बहुत सारे रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जैसे कि मान लिया जाए कि हम अकेले आदमी हैं, अकेले आदमी है और मान लीजिए बड़ा पत्थर को उठाना है, तो हम कुछ अपन ताकत बढ़ा लेंगे? नहीं ना करेंगे, आदमी को बढ़ाएंगे। नहीं समझा? अब 20 आदमी लगाएंगे तो पत्थर ढकेल देंगे। तो इसी रेजिस्टेंस को घटाना बढ़ाना हो तो बहुत सारे रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो दो तरह का रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, इसको बोलते हैं इधर जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन, एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। कितने कॉम्बिनेशन? अब सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे? बहुत आसान है, सीरीज। देखो इधर हम लोग देखो, नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री है ना, तो झूठ मूठ के पता है एक मानव श्रृंखला बनाए थे, याद है? हम उसे ब्रांड में स्कूल में पढ़ाते थे, समझ गए ना? मानव श्रृंखला मैंने एक आदमी के पीछे लगा है दूसरा, अब पूरा बिहार के मानव श्रृंखला से जोड़े गए थे। पता नहीं क्या फायदा था, टाइम पास झूठ मूठ का, क्या क्या जो नेता लोग झूठ मूठ करते हैं। एक हमारे मोदी साहब है, ताली बजवाते थे, ताली बजवाए पता है। और न्यूज चैनल वाला इतना बेवकूफ आदमी वो क्या कहता है, ताली बजाने से क्या कौन पता नहीं क्या क्या तेजी जना दे रहा था, कोरोना भाग जाएगा। और ताली बजाने के 2-3 साल तक कोरोना रहा था। और फिर एक बार क्या था पता है, एक साल पूरा इंडिया में 9 बजे लाइन कटेगा, और एक ही बार फिर और न्यूज चैनल वाला क्या क्या बोल रहा था, अगर डबली बजाने से कोई भागेगा। मैंने कुछ भी मतलब करते हैं, लेकिन खैर मोदी को क्या फायदा था, मोदी अपने आप को दिखाना चाह रहा था कि मेरी बात को पूरे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी मान लीजिए तुम्हारे 20 स्टूडेंट हो और मैंने कोई बात को बोला और सब लोग उसको कर लिया, तो हमको पता चलेगा ना, नहीं सब लोग मेरा वैल्यू दे रहा है। तो उसने जो ये ताली बजाने वाला काम किया और थाली बजाने वाला काम किया और देखा पूरा इंडिया उसको न्यूज चैनल टेलीकास्ट किया, प्रसारण किया, और देखा कि नहीं मेरी बात का इतना बड़ा प्रभाव हो गया कि पूरा इंडिया के लोग खड़ा होकर ताली बजा रहे हैं, पढ़े लिखे IAS ऑफिसर हैं, जब महान से महान ज्यादा लोग भी ताली बजा रहे हैं अनपढ़ के बातों पर। क्या करना है? तो ये इससे उनको पता लगे कि नहीं मेरा इतना क्रेज है, और तभी तो इतना तानाशाह शासन चला रहा है ना। आप नहीं बजाते हैं? नहीं, कोई भी अगर मेरा ही सब लोग बात मानेगा तो कॉमन सेंस की बात है, तानाशाह हो ही जाएगी, है ना? तो वही बात है। तो रजिस्टर उस सीरीज कॉम्बिनेशन था एक से, तो मेरे कहने का मतलब देखो सर, सीरीज कॉम्बिनेशन लिखाएंगे नहीं, लिखाएंगे अगले क्लास में। देखो सर, ये जो कॉम्बिनेशन है ये पहला इंट और ये दूसरा इंट, किसी रेजिस्टेंस 2 इंट होगा, तब रेजिस्टेंस किसी रेजिस्टेंस का दूसरा इंट ये दूसरे रेजिस्टेंस का पहला इंट से जोड़ दिया जाए, ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? पहले रेजिस्टेंस का दूसरा इंट दूसरे रेजिस्टेंस से पहले इंट के साथ जोड़ा जाए, उसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन।
और इसमें माने जाए R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाए सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो तीनों रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो होगा R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों रेजिस्टेंस के अलजेब्रिक जोड़ के बराबर उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये कैसे बढ़ेगा कल मैं साबित करूंगा, है ना। और पैरेलल क्या होता है, ध्यान देना, पहला रेजिस्टेंस का पहला ही दूसरे रेजिस्टेंस का पहला ही से जोड़ दिया जाए तो इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर इसमें R1 R2 को जोड़ दिया जाए तब इसके बाद जो रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट होगा ये होगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/। और ये भी कैसे आया मैं साबित करूंगा इसको। तो दिक्कत इसके लिए दो रूल है, तुम याद रखना। अगर नहीं याद करोगे नहीं गड़बड़ा जाओगे। अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं ये लोग क्या जोड़ते हैं, तो जितना भी रेजिस्टेंस हो जितना भी करंट सबसे सेम जाएगा। यही नियम है ना। कितने भी रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, सभी रेजिस्टेंस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगा अलग अलग हो जाएगा। अब वोल्टेज जो शुरू में वोल्टेज है वही वोल्टेज सब में डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन पैरेलल में जब रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो सभी रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज सेम जाएगा, वोल्टेज लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चल जाएगा दो बात। इसी दो बातों के आधार पर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन है सीरीज में क्या होगा R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डेल्टा, और पैरेलल में क्या होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डेल्टा। ये दोनों एक्सप्रेशन को मैं साबित करूंगा नेक्स्ट क्लासेस में, तो पढ़ के भी आओगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस।